मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका इस्तकबाल है। इस मकसद के तहत कि हम आप तक तिब्बी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें, हमने सोचा है कि 2-4 एपिसोड के बाद एक ऐसे डॉक्टर को जो अपने शोबे में महारत रखता हो उसको मदऊ करें इस प्रोग्राम में और उन्हें आपके रूबरू करूं ताकि उनसे मुफीद मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले की एक कड़ी समझिए कि आज हमने डॉक्टर सिद्दीक़ अहमद साहब को हमारी इस गुफ्तगू में मदऊ किया है। आपकी शख्सियत हमारे लिए नेमत गैर मुतरक़बा समझिए। आपका तारुफ़ डॉक्टर सीवैस खान साहब करवाएंगे। It's a pleasure and honor to our channel that Dr. Siddiq Ahmed is with us. Dr. Siddiq Ahmed is an administrative experience. What has he got? I would like to give a brief account, though he's got a much more of things what I have written here. Presently, he's a special officer for Chikbalapur Medical College, served as a deputy director of medical education for 4 years, from January 2015 to January 2019. Member secretary for paramedical board and successful completed 4 years and received National Award for Paramedics and Doyens Award for upgrading paramedical board to a state-of-the-art institution. Nodal officer for comprehensive hemophilia care. Remember, hemophilia is a very deadly disease and he is the in charge for that care center at Bangalore Medical College and Research Institute. Created history in tender processes of hemophilia factors, prophylaxis and working for implantation for joint crippled children and rehabilitation for the hemophilia affected children. In charge diagnostic services at Bowring and Lady Curzon Hospital, heading the unit of pathology at Department of Pathology, Bowring and Lady Curzon Hospitals, Bangalore. As a pathology professor, completed 10 years of teaching experience at Bangalore Medical College and Research Institute. As a pathology teacher for 21 years, managing the postgraduate and undergraduate students and helping them into the achieve academic excellence in their academic career. And he is an excellent human helping natured person. And as we have seen, we have a group of doctors converted ourselves into an association to which everybody has been referring the cases to him, and he takes personal interest to see that everybody receives the specialized attention and utmost care to be taken. Now I request Mr. Jami to put forth certain questions. जी डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब का तफसीली तारुफ तो कराया। वाकई आपकी शख्सियत हमारे लिए एक अहम हैसियत रखती है। जी जी, आप जैसे डॉक्टर्स हमारे माशरे में हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि ऐसे अहबाब को मंजर आम पर लाएं और जहाँ आप एक अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ एक खलीक और शफीक इंसान भी हैं। हमदर्दी का जज्बा आप अपने दिल में रखते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो बहुत बड़ी बात है। और तिब के कई शोबों से आप वाबस्ता हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इन दिनों हर बीमारी के लिए डॉक्टर फ़लाँ टेस्ट की ज़रूरत है, फ़लाँ टेस्ट की ज़रूरत है, फ़लाँ स्कैनिंग की ज़रूरत है। क्या ये ज़रूरी है डॉक्टर साहब? आजकल जो ज़माना आ गया है ये है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। यानी कुछ प्रूफ चाहिए आपको कि ये बीमारी है, सबूत चाहिए या सबूत चाहिए आपको इस बीमारी है या नहीं। इसको 100% कंफर्म करना पड़ता है। यानी कि मसलन कि एक बुखार है, ये बुखार वायरल है या बैक्टीरियल है, इन दोनों में फ़र्क देखने के बाद पता नहीं चलता डॉक्टर को। पल्स देखा, बीपी देखी, हर चीज़ टेस्ट करने के बाद कहा कि ये बुखार है और इसको एंटीबायोटिक भी लिख दिया और कुछ लिख दिया, सारे लिख दिए। ये बर्डन पेशेंट के ऊपर भी होगा और डॉक्टर के ऊपर भी होगा। यानी इतने टैबलेट दे देते हैं
कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, पैसा भी जाएगा पेशेंट का। इस लिहाज से अगर टेस्ट कर लिया, ये छोटा सा टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, आप समझते हैं कि ये पूर मंथ्स इन्वेस्टिगेशन हम बोलते हैं, यानी 50 रुपये या तकरीबन 100 रुपये होगा। अगर ये टेस्ट करवा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हर बीमारी से पहले उसकी अच्छी तशखीस, डायग्नोस कर लिया जाए। देखिए, छोटा सा एग्जांपल, डेंगू हो गया। डेंगू वायरल फीवर है, और कुछ अगर और कोई वायरल फीवर होगा, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर इसको आपने नहीं पहचाना तो अगर कम हो गया, कहीं ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा तो ये इमरजेंसी हो जाएगी। अगर टेस्ट करवा लिया तो आपको पता चल जाएगा प्लेटलेट्स कितने हैं, इससे ब्लीडिंग होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू है, इसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। तो इसीलिए ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि डॉक्टर अगर अच्छे से टेस्ट करके पता चल गया कि 4-10 बुखारों में से ये एक कोई होगी, इसके लिए ये 3-4 होगी, इसके लिए मैं टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, ये 3-4 में ये कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, बुखार के सिम्टम्स हर तरफ सेम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, खांसी होती है, हलक में दर्द है, ये हर टाइप की अलग अलग बीमारी में सिम्टम्स तो सेम होते हैं। अगर कोई डॉक्टर ये समझ करके सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर वो देता है तो शायद वो उसका इलाज सही नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो जो है टेस्ट करवाते हैं कि इसमें वायरल टेस्ट में कौन सी किस्म की बुखार आ गई है, इसको क्या वायरल है, बैक्टीरियल है या कोई दूसरी और किस्म की है। एक बात ये सामने आती है डॉक्टर साहब के, कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि डॉक्टरों हम पर बोझ डाल देते हैं, फलां टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। ये गलत साबित होता है आपकी बात से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी ज़रूरी हो गया, जैसा कि आपने कहा कि पहले तशखीस, डायग्नोस सही करें और फिर सबूत के बाद फलां बीमारी ही है तो उसका सही इलाज हो पाता है ना डॉक्टर साहब? जो बिना जांच के अगर कोई ट्रीटमेंट देता है, हम बोलते हैं उसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। अच्छा। वो डॉक्टर साहब जो बोले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो आप अक्रॉस द टेबल फार्मेसी में जाएंगे, बुखार के लिए गोली खाएंगे, गोली खाने के बाद बुखार थोड़ी देर तक कम हो जाएगी, फिर आ जाएगी। जब तक कि हम, बुखार ऐसी भी है कि ब्लड कैंसर में भी बुखार आती है। अगर ये ब्लड कैंसर नहीं है बल्कि टैबलेट जो डॉक्टर लिख के दिए बिना टेस्ट के किए, बाद में इतना बढ़ जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। तो इसीलिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो डॉक्टरों पे इल्ज़ाम जो लगते हैं वो बेजा है। जी, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम लोग देखते हैं अब हर कहीं बहुत सारे ये ब्लड टेस्टिंग डायग्नोस सेंटर्स कायम हो गए हैं, तो इनमें हम कैसा अंदाज़ा करेंगे फलां जगह का ही टेस्ट सही है? देखिए जमी साहब, लैब तो बहुत से हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, लैब अगर खोलना है तो आप लैब खोलेंगे पैथोलॉजिस्ट के अंडर जी, बिना पैथोलॉजिस्ट, यानी जो इस बीमारी के अंदर माहिर जो तजुर्बा है, जो टेस्ट करके पता चलता है, उसको पैथोलॉजिस्ट जो कहते हैं, उसके अंडर ही करना पड़ेगा लैब को। अगर कोई बिना इसके लैब खोल दिया तो उसके लिए या तो सज़ा होगी या तो फाइन होगा। अच्छा। लेकिन ये अक्सर बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये अंडर पैथोलॉजी। अब आप कोई लैब को जाएंगे तो पहले पूछेंगे यहाँ का पैथोलॉजिस्ट कौन है। अगर पता चल गया वो आता है या नहीं, अगर उसका पूरा सारा डिटेल्स आप तशख़ीस कर लिए तो आपको मुनासिब होगा यहाँ पर पैथोलॉजी है, ये रिलायबल लैबोरेटरी है। एक दूसरी चीज़ क्या है, ये लैब्स के लिए 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉडीज़ बनाई है। एक है नेशनल एक्रीडिटेड बोर्ड ऑफ लैबोरेटरीज और एक है नेशनल बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लैब हॉस्पिटल बल्कि NABH और NABL। ये दोनों लैब्स के क्वालिटी चेक करते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो चीज़ें हैं इसको असेसमेंट करके ये उनके लिए एक रैंक देते हैं। सो अगर कोई लैब है NABL एक्रीडेटेड, वहाँ पर बिना झिझक के आप जा सकते हैं। अलबत्ता कि कहीं लैब्स बिना NABL के भी हैं, लेकिन आजकल कंपलसरी मैंडेटरी करना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि हर
कोने में आप कह रहे थे कि लैब खुल गई है। हाँ जी। और सहूलत के हिसाब से आदमी चले जाता है, जी। वहाँ पर टेक्नीशियन रहेगा, उसको ओवर सुपरवाइज करने के लिए कोई नहीं रहता जी। तो इसलिए NABL और NABH की ज़रूरी हो गई है कि कोई हॉस्पिटल हो, कोई लैब हो, उसको चलाने के लिए इसका लाइसेंस, क्वालिटी असेसमेंट के लिए इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बहुत सारे सैंपल्स एक जगह जमा हो जाते हैं, क्या इसमें मिसमैच होने के कुछ इम्कान भी होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि कलेक्ट इतना करते हैं कि एक सैंपल और एक सैंपल से मिसमैच, ये हमारे इसको बोलते हैं कि मिसमैच जो होते हैं सैंपल्स जो टेस्टिंग से पहले, जो प्रोसेसिंग के पहले जो होते हैं, इसको बोलते हैं प्री एनालिटिकल एरर। ये तकरीबन 60 से 70% हो जाते हैं। अगर इसको हमने रोक लिया या करेक्ट कर लिया तो आपको बेहतरीन टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर इसको नहीं रोका तो टेस्ट रिजल्ट भी ठीक नहीं आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि मिसमैच, अगर मैं कलेक्ट कर लिया ब्लड, वो ब्लड के साथ मैं रिक्वेस्ट फॉर्म जो है, जो डॉक्टर लिखते हैं ये टेस्ट करवाना है, उसका नाम और ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो नाम जो रहता है, टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल, उसको हम मैच करते हैं। अगर वो मैचिंग ठीक है तो ये सैंपल उसका है। इसके साथ अगर नाम के साथ एज भी, किसी का नाम 2 एक ही रहते हैं और एज डिफरेंस रहता है, एज भी करना पड़ता है। उसके बाद हम लैब से एक ID देते हैं, ID नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको भी मैच करते हैं हम लोग। इसके साथ अभी नया तो दौर आ गया है कि बार कोड या QR कोड लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर। तो इस तरीके से हम स्क्रीन करके, स्कैन करके पता चल जाता है कि ये सैंपल उसका है या दूसरे का है। एक दूसरे जो रिजेक्शन क्राइटेरिया हैं ये प्री एनालिटिकल एरर्स के सैंपल थोड़ा कम रहता है, उसको भी नहीं लेते हम लोग। अगर रिक्वेस्ट नहीं दिया, डॉक्टर ने बिना पर्ची के टेस्ट करा लो बोला, उसको भी नहीं लेते हम लोग। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको भी नहीं लेते। अगर जो निकालते वक्त कुछ हीमोलाइसिस बोलते हैं, खून के सेल जो है रप्चर हो जाते हैं, उसको भी नहीं लेते। ये सब करने के बाद हम उस टेस्ट ब्लड सैंपल को प्रोसेस करते हैं, यानी मशीन के अंदर डालते हैं, तब तक हम नहीं डालते। ये एक लैब का उसूल है, इसको बोलते हैं प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जी। तो ये तमाम प्रोसेस के बाद रिजल्ट निकलता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग एक अहम मौजू पर आते हैं, IVF। मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि इसका फुल फॉर्म बताएं। तो इनका मतलब ये है कि IVF, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का रिवाज आजकल बढ़ गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी मतलब बाहर फर्टिलाइज करके उसको माँ के रहम में डाला जाता है। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इस पर आप कुछ रोशनी डालें। आपने अभी क्वेश्चन जो सवाल किए थे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी बाहर, बॉडी के बाहर, इन वाइवो बोलते हैं बॉडी के अंदर। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो अंडा और स्पर्म इन दोनों मिलाना, ये किसी टेस्ट ट्यूब या तो डिश, पेट्री डिश जो बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ जो मल्टीप्लाई होके एक अंडा होता है, उस अंडे को हम फर्टिलाइज एग बोलते हैं। ये दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। यानी 16 डिवीजन होके एक अंडा बनता है। तो वो जो अंडा है, जो फीमेल का जो ओवरी से निकलते हैं, और स्पर्म जो मर्द के जो रहते हैं, ये दोनों मिलके एक फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग बोलते हैं हम लोग। तो ये 16 डिविजन्स के बाद होता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसको या तो माँ की थैली में डाल देते हैं, या तो सरोगेट मदर जो बोलते हैं हम लोग, या तो माँ की खुद की थैली, या तो दूसरों की थैली में डाल देते हैं, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा। आपके कहने का मतलब क्या है? सरोगेट मदर यानी मतलब ये कि बाप का स्पर्म, माँ का ओवा यानी अंडा, दोनों को मिलाएंगे। ये देने के बाद माँ में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस ओवा को सही तौर पर ले सके। तो ये क्या करते हैं कि किसी दूसरी गैर औरत को ये किराए पर लेकर के ये जो मिक्स हुआ है, उसके रहम में दाखिल करते हैं। तो वो वहाँ परवान चढ़ता है। और ताजुब की बात यह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ताजुब की बात यह है कि
ओरिजिनल वालिदा और ओरिजिनल वालिद के ही क्वालिटीज और डीएनए सब कुछ उसमें पैदा होते हैं। जी जी। अब ये जो सरोगेट मदर जो है, हाँ। उसकी कोई क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं रहती। हाँ। तो आजकल तो इसका रिवाज बहुत हो चला है। हाँ, ये बोल रहे हैं ये डॉक्टर। चलन भी आम होता जा रहा है डॉक्टर साहब। ये आम होता जा रहा है क्योंकि इनके लिए टाइम नहीं है। हाँ ये इनको काम इतना रहता है कि इनको टाइम नहीं रहता तो उसको बढ़ाने के लिए। जी जी। तो ये देखते हैं कि कोई मदर यानी कोई ले ले और इसको बड़ा करके हमें दे दें। जी। ये जो है ये सम टाइप ऑफ अडॉप्शन बोलते हैं ऐसा। लेकिन आम चीज़ जो है, जो क्वालिटी जो है, क्वालिटीज डिफर नहीं होंगे, लेकिन एनवायरनमेंट जो है, जो एनवायरनमेंट माहौल रहता है वो बच्चे का दूसरे गैर माँ के पेट में जो पलता है, जो एनवायरनमेंट रहता है, जो माहौल रहता है वैसा नहीं रहता। जी जी जी। तो माहौल अलग रहता है, लेकिन जेनेटिक जो उसके कैरेक्टर से वो अलग रहते हैं। हाँ। लेकिन माहौल अलग रहता है तो जमते नहीं। जी जी। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं है, लेकिन इस्लाम में इसका तो जायज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, अंडा या तो मदर के खुद की मदर की थैली में डाल देते हैं या तो दूसरों की मदर की, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये IVF के जो इदारे हमारी रियासत में कायम हैं, क्या वो ऑथेंटिक है? देखिए जामिर साहब, तकरीबन 500 IVF क्लिनिक्स हैं इंडिया में। थ्रू इंडिया में? जी। इंडिया में 500 तकरीबन हैं। इसके अंदर 1/3 बेंगलुरु में है। जी जी। 1/3। और ये क्लिनिक्स जो हैं इसमें से तकरीबन समझो कि 15 से 20 तक ये अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि लैब इसमें होना ज़रूरी है, अच्छी होना ज़रूरी है। तो अगर लैब ठीक नहीं है तो मैं कितना भी एग निकालो और स्पर्म निकालो, उसको ये करो, अगर लैब अच्छी ना हो तो पूरा जितना मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। हाँ। इसलिए लैब का होना ज़रूरी है। और इसलिए हर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाते हैं कपल्स, वो देखना पड़ेगा लैब कैसी है, जी जी, कितनी माहिर है, क्योंकि स्टरलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। अगर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एग का इन्फेक्ट होके या तो बेकार हो जाता है या तो उसमें से जेनेटिक म्यूटेशन जो बोलते हैं जी। वो हो सकते हैं। इसलिए लैब का अच्छा होना, स्टरलाइज होना और क्वालिटी लैब होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए अब ये सेमन जो है डोनेट भी किया जा रहा है जी, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आजकल तो सेमन बैंक्स खुल गए हैं जी, यानी यहाँ पर भी एक 3-4 ब्लड बैंक 3-4 सेमन बैंक्स हो गए हैं। ये सेमन बैंक्स हैं, कलेक्शन करते हैं। ये जो जिससे कलेक्ट करते हैं ये इसकी उम्र 18 से 40 साल तक रहती है। तो क्योंकि ये समझते हैं कि इतने बीच के जो है ये फर्टाइल हेल्थी स्पर्म्स रहते हैं, इसलिए इनका सेमन लेके इसको प्रोसेस करके और फ्रीज करते हैं, यानी ठंडा इतना कोल्ड फ्रीज आइस कर देते हैं कि उसको कितनी देर तक भी रख सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये सेमन बैंक्स हैं। तकरीबन आज आप रख लिए तो अगर पहला बच्चे को आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, दूसरे बच्चे के लिए भी अगर रखना है तो आप 10-15 साल के बाद फिर निकाल सकते हैं। तो इतना आगे बढ़ चुका है। तो ये फ्रीज करके उसके बाद फिर इसको गर्म करके फिर उसको मोटिलेशन एक लंबी मुद्दत तक भी महफूज रखा जा सकता है। रह सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, इस पूरे प्रोसेस को आप समझाएं। देखिए इसमें 2 हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये 2 प्रोसेस है। इंट्रा यूट्राइन फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं ये है अगर पोटली में ब्लॉक यूट्राइन में बोले ना फॉलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं, या तो ट्यूबरकुलोसिस है, या तो ओवरीज कमज़ोर हैं, या तो मर्दानगी कमज़ोर है, या तो स्पर्म्स कम है। इसमें क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। जी जी। ये प्रोसेस अंदर ही होता है, फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं हम लोग, जो अंडा स्पर्म और ओवा दोनों मिलके जो एग होता है, वो 16 ब्लास्टोसिस्टा में जो बोला था वो डायरेक्ट वहीं हो जाएगा। हम सेमन लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद पतली ट्यूब में
लेके लंबी पतली ट्यूब लेके उसके अंदर डाल देते हैं। ये 10 मिनट का प्रोसेस है। ये ओपीडी में आके कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये 2 वीक्स के अंदर पता चल जाएगा। तो प्रेगनेंसी 2 वीक्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि है या नहीं है। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। ये माँ की पोटली के अंदर डाल देते हैं। खुद के शौहर के स्पर्म्स लेके खुद के अंडे लेके डाल देते हैं। या तो दूसरा भी प्रोसेस होता है, डोनेट करते हैं, उसको भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट नेचुरल रहेगा। माँ की पोटली नेचुरल है। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में है ये नेचुरल नहीं होगी। आप बाहर करेंगे, अंडा बनाएंगे, उसके बाद उस अंडे ब्लास्टोसिस्ट या अंडे बदन को के बाहर उसको लेके अंदर डाल देते हैं। ये खर्चा जो है इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन का खर्चा बहुत कम है, 20,000 तक होगा इंडिया में। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो खर्चा है ये 1.5 लाख से 2-2.5 लाख तक चले जाता है। क्या पर क्यों डॉक्टर साहब इतना? क्योंकि एम्ब्रियो आपको एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए, आपको लैब चाहिए इसको ये करने, अंडे को वो एनवायरनमेंट दे के डेवलप करने की। उसके बाद पूरे स्कैन के साथ उसको सर्जरी करना पड़ेगा। अंडा निकालने के लिए स्कैन करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर स्कैन में आपको ओवरी के अंदर जाके अंडे को निकालना पड़ेगा और उसको निकाल के फिर सेमन प्रोसेस करके दोनों को पेट्री डिश या तो टेस्ट ट्यूब में डाल के मल्टीप्लिकेशन हो गया अंडा ये करने के बाद। सो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बाहर होगा। तो इसके लिए बहुत ये क्या बोलते हैं आपको कि इम्पोर्टेंट और बहुत सेंसिटिव रहेगा। तो इसको आप वो सेंसिटिव पीरियड से स्टरलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। ये सब होने के बाद आपको डालना पड़ा। तो इतना एहतियात रखना पड़ता है, इसलिए इसका खर्चा ज़्यादा है। लेकिन इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन जो है इसमें कुछ नहीं है। आपने सेमन निकाला, वॉश किया और तकरीबन 14 दिन जो मेंसेस होता है, मेंसेस का बीच का जो पीरियड रहता है 14 दिन का, उसके बाद उसको डाल देते हैं। कई बार मर्द का जो सेमिनल वास है अब वो ब्लॉक रहता है या उसका स्टेनोसिस होकर रहता है, यानी मतलब उसके फोटो में स्पर्म तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए कि उसको आने का जो रास्ता है जिसे सेमिनल वास कहा जाता है वो स्टेनोसिस यानी ऐसा खुला रहने के बजाय बंद होकर रहता है, जिससे स्पर्म पास नहीं होता। या फिर अगर स्टेनोसिस नहीं भी हुआ है तो कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से सेमिनल वास ब्लॉक है। तो क्या है, सब कुछ सही है लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। ऐसी सूरत में ये लोग पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसके स्पर्म को निकाल करके री इंजेक्ट करते हैं उसको। ये प्रोसेस जो बताया आपने वो होता है। am I right, डॉक्टर साहब? जी। तो इस तरह से ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो नामर्द है या कुछ नहीं। 99% तो यही है जो डॉक्टर साहब इसके लिए जो टेस्ट करते हैं हम लोग, पहले आदमी को टेस्ट कर लेते हैं उसकी बीमारी है या नहीं है, उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, और कुछ वजह से मर्दान की है या नहीं है। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कैनिंग के लिए। स्कैनिंग में देखेंगे, आप डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लॉक है या नहीं है, उसको पहचानेंगे। अगर ब्लॉक वहाँ भी नहीं है तो टेस्टिस की बायोप्सी करते हैं, यानी वो टेस्टिस से बायोप्सी लेके देखते हैं कि वो ट्यूबुल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म्स वो ठीक है या नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी रहती है, स्टिमुलेशन करके वो मैच्योर भी बना देते हैं। तो वहाँ तक जाते हैं मर्दन के। वैसे ही लेडीज़ के लिए भी ओवरीज तकरीबन उनके जब बच्चा पैदा होता है 14 साल तक मैक्सिमम एग्स आ जाते हैं उसकी ओवरी में, वहाँ से लेना पड़ता है। सो एक मैच्योर होते रहते हैं। तो तकरीबन 14 से 15 मैच्योर ओवा लेके एम्ब्रियो बनाते हैं, एक निकालते हैं। तो जब आर्टिफिशियल ये इंट्रायूट्रेन इंसेमिनेशन जो इंट्रायूट्रेन जो एक को डालते हैं और तकरीबन 2 डाल देते हैं, 2 या 3। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर ज़्यादा डाल दिए तो ट्विंस हो जाते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी एहतियात रखते हुए वो भी ये क्या 2 एग्स लेके पूरा करके अगर बच गए एग्स उसको फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की पैदाइश में मर्द और औरत दोनों का अमल एक साथ ज़रूरी है जी। हमारे मुआशरे में बिलखुसूस ऐसा होता है कि अगर बच्चा ना हो तो औरत को उसका कसूरवार ठहराया जाता है, जिस पर लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इसमें दोनों का हिस्सा रहता है।
बोलता हूँ 50-50%। जी किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा जी। तो आप मैक्सिमम टेस्ट करवाना है। मर्द है उसके सारे टेस्ट करवाना पड़ेंगे जी, अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। जी जी जी। या तो लेडीज़ के लिए सारे टेस्ट कराना पड़ेगा अगर उस पर इल्ज़ाम है ये। और दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा भी हमने देख लिया 14 साल तक कुछ नहीं हुआ, 14-15 साल के बाद बच्चे भी हो गए। ये अल्लाह की एक बड़ी शान है कि किसी को चाहिए तो कब होना है, जब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सब्र भी चाहिए और किसी लिए जद्दोजहद भी चाहिए। कुदरत पर भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ जी जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपका हदीयत शुक्र पेश करें। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात ये हमारे चैनल के लिए जी। डॉक्टर साहब आप, मैं भूल गया कि इसका सक्सेस रेट है ये एज के ऊपर जाता है। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सक्सेस जो है इसका एज के ऊपर जाता है। ये 47% अगर एज 30 ईयर्स के अंदर हो, यानी अगर आपने 30 साल से पहले की मदर को अगर ले लिया, रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल्स को ले लिया, उनका 40.7% यानी 47% है। अगर 40.2 यानी 42 साल के बाद अगर ले लिया, उसका परसेंटेज है 27%। तो इसलिए जितने भी IVF होना है वो 30 साल के अंदर हुए तो अच्छा फसल होगा, अगर नहीं हुआ तो उसकी ये भी कम हो जाएगी। जी जी जी। प्रोडक्टिविटी यानी अंजाम भी कम हो जाएगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। तो तकरीबन 3 अटेम्प्ट, डॉक्टर साहब सवाल किया था मुझे इससे पहले कभी कि 3 अटेम्प्ट चाहिए। 3 अटेम्प्ट करते हैं हम लोग IVF के, उसके बाद सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो दूसरा डोनेशन लेंगे, पर 3 अटेम्प्ट तो ज़रूरी है। और 3 अटेम्प्ट के लिए भी एक अटेम्प्ट 1.5 लाख रुपए ले, और सबको नहीं होगा। 1.5 लाख से 2 लाख, और ऐसे 3 अटेम्प्ट तो तकरीबन 1। दूसरी चीज़ क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर इमोशंस को अगर कपल्स ये करेंगे इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट फैमिली का होगा और फ्रेंड्स का होना चाहिए। अगर इन दोनों का सपोर्ट नहीं होता ये IVF नहीं होगा। जी जी जी। बारका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को इज़्ज़त बख्शी, हमारी दावत पर आया। आप एक मसरूफ़ तरीन इंसान हैं, इसके बावजूद आपने हमें इसका मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।